आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग एक नए वीडियो के लेकर उपस्थित हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में। इसमें यह तो वैसे उत्तर प्रदेश में जो संचालित पुस्तकें हो रही हैं एनसीईआरटी, उसके एनसीईआरटी के द्वारा जो कक्षा 9 के लिए पुस्तक बनाया गया है, तो उस कक्षा 9 में एक भूगोल पार्ट है। उस भूगोल पार्ट से पहला पार्ट हम लिए हैं भारत का आकार एवं स्थिति। आज वह चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे देखिए, ये तो कक्षा 9 में दिया हुआ है एनसीईआरटी के पुस्तक में, लेकिन इससे प्रश्न आपका बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक सभी कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। चाहे वो बिहार पीसीएस हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जिस भी प्रकार की जो इन 7-8 राज्यों के भाषाएं एक जैसी हैं, उन राज्यों में खासकर प्रश्न ये पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। और तमाम रेलवे, एसएससी, बैंक इत्यादि में बहुत फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस अध्याय से। तो हम जीएस के तौर पे भी पढ़ें तो बहुत लाभकर है। वैसे तो ये एनसीईआरटी के आधार पे कक्षा 9 के लिए। तो चलिए हम देखते हैं भारत का आकार एवं स्थिति। आप ये भारत का मैप देख रहे हैं। इस भारत के मैप में हम सबसे पहले आते हैं, आप जो ये आकार देख रहे हैं यहां से, यह पूरा आपका अरब सागर की खाड़ी है। अरब सागर की खाड़ी है। और ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और ये हिंद महासागर, हिंद महासागर। इसमें आप देख रहे हैं ये भारत का नक्शा, जो ये उत्तर की दिशा की ओर है, ये दक्षिण की दिशा की ओर है। थोड़ा हम जान लेते हैं कि भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में। यहाँ आप देख रहे हैं, यहां से लेकर ऐसे पूरे, और भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो यदि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आएगा तो भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी दूरियां पढ़ेंगे, उनका सीमा की जो दूरी है भारत से लगी हुई, कितना क्षेत्र सटा हुआ, सारा विस्तार से पढ़ेंगे। वैसे पहले इसमें समझ लेते हैं मोटी मोटे तौर पे। तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान, इसके ऊपर वाले हिस्से में ऐसे है, ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, उसके बाद से इधर आपका चीन। चीन, यहाँ पे नेपाल। ये सब भारत से सटे हुए देश हैं, जो भारत के पड़ोसी देश कहे जाते हैं। ये है नेपाल। और ये है आपका भूटान। ये भूटान। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश। ये है म्यांमार। म्यांमार, वर्मा। अब देखिए, और श्रीलंका। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन 3, और ये नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7 और श्रीलंका 8। इसमें से स्थलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी जो देश हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। कुछ ऐसे जो पड़ोसी देश हैं जो जलीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो बांग्लादेश जल से भी घिरा हुआ है, स्थल से भी घिरा हुआ है भारत से। और ये आपका श्रीलंका तो पूर्ण रूप से ये द्वीप है जो पानी के अंदर है। भारत को प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि
तीन ओर से स्थल सॉरी तीन ओर से जल से घिरा हुआ, एक इधर से जल से घिरा हुआ, इधर से जल से घिरा हुआ, इधर से जल से घिरा हुआ, तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो और एक ओर स्थल से घिरा हुआ हो, ऐसे द्वीपों को प्रायद्वीप कहा जाता है। चलिए हम आते हैं भारत के संबंध में। अब भारत बहुत बड़ा एक विशाल देश है, जिसके नाते भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। देखिए हम सारे पॉइंट आपको समझने के लिए आप जैसे कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको समझते रहेंगे और हम बता देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। इस आधार पे हम कुछ वहां पे पॉइंट भी इसके जो महत्वपूर्ण है वो लिखते गए हैं। चलिए देख रहे हैं। कह रहा है कि उपमहाद्वीप कहा जाता है भारत को। उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत विशाल देश है। कह रहा है कि हिंद महासागर के नाम, कह रहा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो एक महासागर के नाम से जुड़ा हुआ है। भारत ही एक ऐसा देश है, जैसे कि हिंद महासागर के नाम से हिंदुस्तान, ये भारत जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि चतुष्कोणीय, भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। अब चतुष्कोणीय कहने का मतलब अगर हम ऐसे देखें, यहाँ से इस तरफ से पुनः ऐसे और ऐसे देख रहे हैं, ये चतुष्कोणीय के रूप में भारत का जो दृश्य बनता है वो है। कह रहा है कि अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में, जैसे आप अक्षांश और देशांतर के बारे में अपनी कक्षा क्लास 6 में पढ़ा होगा आप। तो अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है? पूरे ग्लोब पर, पूरे पृथ्वी पर या पूरे ग्लोब पे हम कह रहे हैं कि एक ग्लोब पे एक काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, उसे देशांतर कहते हैं। ये ट्रिक अपने दिमाग में अपना लीजिए, एक ट्रिक ही है समझिए। जो रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर गई हुई है, जो रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर गई है वो देशांतर रेखा है। और जब ये देशांतर आपको मालूम हो जाएगा कि ये रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण तो देशांतर, उत्तर से दक्षिण तो देशांतर, दक्षिण से देशांतर, तो देशांतर आपको ऐसी रेखाएं मालूम होगी। लेकिन अक्षांश अगर रेखाएं बोले तो वैसे आप देशांतर जब जान गए तो अक्षांश आप जान लेंगे। चलिए, और एक कह रहा है कि यह भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश के यहाँ पे देखिए, अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में है भारत। अब अक्षांश और देशांतर, जैसे मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है और ऐसे है, ये है आपका अक्षांश, ये है देशांतर। तो कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, इसके इधर उत्तर में यहाँ पे ये भारत है यहाँ पे, तो इसके उत्तरी गोलार्ध में पुनः कह रहा है कि अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, अगर देशांतर के हिसाब से अगर ऐसे देखें तो जो मध्यम वाला एकदम बिंदु, जो मध्यम वाला रेखा है देशांतर वाली, उस रेखा से पूर्व की दिशा की ओर है। और जो ये भूमध्य रेखा है, इसको शून्य, इसका 3 नाम है, इस रेखा का नाम 3 नाम है। इसको शून्य अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इसको शून्य अक्षांश रेखा भी कहते हैं, और पुनः इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। और तीसरा है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। 3 नामों से इसको जानते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, अगर देशांतर के देखा जाए तो इसके पूर्व में है भारत, और अगर अक्षांश के आधार पे देखा जाए तो यह उत्तरी गोलार्ध में भारत ही स्थित है। कंपटीशनों में भी पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो वैसे देशांतर की स्थिति पर देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में है, और अक्षांश के आधार पर देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में है। पुनः कह रहा है कि दक्षिण से उत्तरी देशांतरी विस्तार, दक्षिण से, मान लीजिए इधर दक्षिण से आप ग्लोब पे काल्पनिक रेखाएं देखे होंगे, ऐसे खींचा होगा, ऐसे खींचा होगा। जब हम अक्षांश और देशांतर के संबंध में पढ़ेंगे तो डिटेल बताया जाएगा। तो उसमें कह रहा है कि उस आधार पर मान लीजिए अगर कोई ऐसी देशांतर रेखा खींची गई हो,
देशांतर नहीं, अक्षांश, सॉरी, इसको अक्षांश बोलेंगे और ये रेखा अक्षांश है। यहां बोल रहा है कि दक्षिण से उत्तरी देशांतरीय, अगर देशांतरीय बोले तो देशांतरी, मान लीजिए देशांतरीय विस्तार, तो और सॉरी हमको इस पे आना चाहिए, इस पॉइंट पे हम इस पे आए हैं। दक्षिण से उत्तरी देशांतरीय विस्तार, दक्षिण से उत्तरी, मान लीजिए दक्षिण से और उत्तरी जो देशांतरीय विस्तार है, इस तरफ से विस्तार है। बात कहने के बाद समझिएगा, दक्षिण से, इस दक्षिण से उत्तरी जो देशांतरी विस्तार है, उस रूप में ये पूरा भारत किस आधार में फैला है, तो कह रहा कि 8 अंश 4 मिनट से, यहाँ पे 8 अंश 4 मिनट, उसको बोलते हैं 8 अंश 4 मिनट, तो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, यहाँ पे 37 अंश 6 मिनट के बीच में स्थित है। पुनः कह रहा है कि पश्चिम से पूर्वी अक्षांशीय विस्तार, पश्चिम से, अगर मान लीजिए ऐसे जो रेखा खींची गई होती है, इसको ऐसे देखा जाए, तो इसमें कह रहा है कि पश्चिम से पूर्वी अक्षांशीय विस्तार में, अब पश्चिम से शुरू किया है तो पहले इसको ले लेंगे, यहाँ पे 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट के बीच में यह पूरा भारत की जो स्थिति है वो है। जैसे अक्षांश और देशांतर की स्थिति में ये आपको बताया गया है। पुनः कह रहा कि मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। मानक समय क्या है? मानक समय वह समय है, जैसे मान लीजिए कोई भी देश का या पूरी पृथ्वी का एक समय का निर्धारण मूल रूप से एक स्थान है वहां से किया जाता है, जहां पूरे ये ग्लोब है ना, ये ग्लोब, इस ग्लोब में जो पूरा इधर से रेखा और इधर से रेखा जो मिलती है, उसका ये जो बीच का एक जगह है, उस जगह का नाम, ये बीच वाले में उसका ग्रीनविच है। उस जगह जहां मिलती है उसका ग्रीनविच है, जो उसी बीचों बीच की देशांतर रेखा से, उसी देशांतर रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है। तो हमारे भारत में भी उस समय का जो निर्धारण किया जाता है, उस समय का, उस देशांतरीय रेखा का नाम है, जो इसके इधर मध्य और इसके इधर मध्य, यहां से इधर आधा, यहां से इधर आधा देखा जाता है, तो उस रेखा का नाम है 82.5 अंश देशांतरीय रेखा। 82.5 अंश देशांतरीय रेखा उसका नाम है। यह आपका इसी पे है, जो आगे हम देखते हैं। 82.5 अंश मानक समय, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा से हमारे भारत का टाइम निर्धारित किया जाता है, जो प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से उस समय का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ से भारत में जैसे इस समय कितना हो रहा है, सूर्य कब उदय होता है, तो उसका निर्धारण जो पूरे भारत का किया जाता है वो यहाँ से किया जाता है। और ग्रीनविच जो ग्लोब की बात बोले हैं, इस ग्लोब से और इस भारत के बीच की, तो ग्रीनविच से और भारत के दोनों बीच, दोनों स्थितियों के, इसके जो ग्रीनविच है, अब भारत के जो प्रयागराज है, नैनी नामक स्थान, इन दोनों बीच के जो मानक समय का अंतर है वो 5.5 घंटा का है। अर्थात यह जो है, अर्थात यह वह ग्रीनविच के स्थान से 5.5 घंटा यह आगे चलता है, यह स्थान। अपना अगर हम देख लें कि यह अरुणाचल प्रदेश यहाँ से और गुजरात के बीच का समय का डिफरेंस कितना है, तो वो 2 घंटे का है। इस प्रकार से चलिए हम देखते हैं। कह रहा है कि मानक समय पर भारतीय राज्य, कह रहा है कि ये जो मानक समय है वह 82.5 अंश जो देशांतर रेखा है,
इस देशांतर रेखा पे कौन कौन से भारत के राज्य पड़ेंगे। अब इसमें भारत के राज्य उत्तर प्रदेश पड़ेगा, मध्य प्रदेश पड़ेगा, उड़ीसा पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पड़ेगा, छत्तीसगढ़ पड़ेगा। चलिए इसमें देखते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इतने देश पड़ रहे हैं। पुनः आगे हम देखें, ये सब बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े से लेकर छोटे स्तर, छोटे स्तर से बड़े स्तर तक कंपटीशनों में। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक हम देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल, जो पूरा भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है। भारत का क्षेत्रफल कोई भी हो, आप पढ़ते हैं तो जल्दी समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से क्षेत्रफल का आकलन किया जा रहा है। तो यह वर्ग किलोमीटर के रूप में किया जाता है, अर्थात ऐसे 1 किलोमीटर, ऐसे 1 किलोमीटर, अर्थात उसका पूरा बराबर जो चारों भुजाएं हैं उसका 1-1 किलोमीटर के रूप में इस प्रकार से मानक उसका लगाया जाता है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। मान लीजिए पूरा विश्व ले लें, जिसमें चीन, एशिया में लगभग 45 देश हैं, यूरोप में लगभग 35 देश के करीब में हैं, और उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तमाम जो महाद्वीपें हैं सबको अगर देख लिया जाए, मिला लिया जाए एक में, तो 100% होगा। उसमें से केवल भारत का कितना प्रतिशत है, तो वह है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कह रहा है कि भारत 7वां बड़े देश है विश्व में, पूरे विश्व के देशों में भारत का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े अभी 6 देश हैं, इससे बड़े अभी 6 देश हैं, और यह 7वें स्थान का सबसे बड़ा देश है, 7वें स्थान का सबसे बड़ा देश है। पुनः कह रहा है कि स्थल सीमा, अब यहाँ से ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र है और ये गुजरात है, तो ये पाकिस्तान का ये क्षेत्र है, तो पाकिस्तान से सटे हुए जो गुजरात और ऐसे होते हुए ये पूरा स्थलीय सीमा जो यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक, वो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 मीटर है। यहाँ लिखा है 15,200 किलोमीटर है। पुनः कह रहा है कि समुद्री तट रेखा की लंबाई, समुद्री तट रेखा की लंबाई जो केवल समुद्र यहाँ से यहाँ तक समुद्र रेखा, पुनः यहाँ से ये समुद्र रेखा यहाँ तक, सबसे मतलब इस समुद्री रेखा की सभी जो राज्यों के तटवर्ती क्षेत्र मिला के इसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर। कह रहा कुल मिलाकर मतलब इसमें लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें ऐसे हैं, ये जो द्वीप है जो भारत के हिस्सा है, ये इसमें है जो ये भारत का ही है, ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है। अगर ये भी सब मिला लिया जाए, ये भी मिला लिया जाए, इसका सब मिला लिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 75,166 किलोमीटर कुल इसका क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से हम लोग इतना ही केवल इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अगर हम एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहे हैं तो बड़ी विस्तार से और धीरे धीरे उन नोटों को हम बनाते हुए चलेंगे। आपको यदि अच्छा लगे, समझ आए, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट 2 में।